नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में जहां 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, लेकिन 1 और 2 अक्टूबर 1994 की रात उत्तराखंड के लोगों के लिए काली रात साबित हुई। दरअसल जब अलग अलग राज्य की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली से जा रहे थे और जैसे ही आंदोलनकारी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर पहुंचे थे, तभी उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार की अड़ियल रवैये के चलते आंदोलनकारियों पर पुलिस प्रशासन द्वारा कहर बरपाया गया, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। और जिसके बाद उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उन्हीं आंदोलनकारियों की याद में रामपुर तिराहे पर बनाए गए उत्तराखंड शहीद स्मारक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हर साल श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो आज शहीद दिवस है, उत्तराखंड शहीद दिवस है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत शहीद स्मारक पहुंचे मुजफ्फरनगर के रामपुर, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और सीएम का ये दौरा भी काफी अहम माना गया। रामपुर तिराहे पर दरअसल आपको बता दें कि शहीद दिवस पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में देश भर में आज 2 अक्टूबर को जहां महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, तो वहीं आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। और उत्तराखंड में यानी 1 और 2 अक्टूबर 1994 की रात काली रात साबित हुई थी उत्तराखंड के लिए। और तत्कालीन सपा सरकार ने आंदोलनकारियों में से 17 आंदोलनकारियों की हत्या कर दी थी और बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी महिला आंदोलनकारी थी जिनके साथ छेड़खानी भी हुई थी। इसलिए उत्तराखंड के लोग काली रात मानते हैं 1 और 2 अक्टूबर की रात को। तो आज त्रिवेंद्र सिंह रावत शहीद। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया है और उसके साथ साथ शहीदों को भी नमन किया है। बिल्कुल, देखिए आज 2 अक्टूबर है। 1994 में आज ही के दिन जो है रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जिसमें 60 लोगों करीब जो है उत्तराखंड के जो निवासी थे, आंदोलनकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी की याद में आज हर साल की तरह जो है रामपुर तिराहा जो शहीद स्मारक है, उन पर जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर उनको आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज वो सुबह ठीक 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचे और सीधे ही वो रामपुर तिराहा जो है शहीद स्मारक पहुंचकर उन लोगों को जो है शहीदों को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक छोटी सी जनसभा को संबोधित किया। आगे कोरोना का देखते हुए काफी सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया था। वो सोशल डिस्टेंस के हिसाब से जो कुर्सियां लगाई गई थी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र की आज शहीदों को नमन किया गया, उत्तराखंड के सीएम पहुंचे, शहीद दिवस मनाया गया। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी कि सीएम के साथ कौन कौन पहुंचा, और आपका कहना यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयां करती हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे वो मंच से उतरे, जो उनके आसपास के जो जिले के मुजफ्फरनगर कुछ लोग थे जो साथ में थे, साथ में जो है प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थे। और मुजफ्फरनगर में जो पुरकाजी विधानसभा के विधायक थे, उटवाल रुड़की के विधायक थे, और साथ में ही मेयर 2-3 मेयर भी थे। अगर बात करूँ तो हाँ, जब वो चलने को तैयार थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मंच के आसपास पहुंच गए थे, जिससे वहाँ पर जो है भीड़ का एक आलम बन गया था। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम पहुंचे हैं राम मुजफ्फरनगर और तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता और शास्त्री के बताए हुए रास्ते पर चलने का भी संकल्प लिया। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
सांस लेने में दिक्कत के चलते उनको दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश हुए हैं होम आइसोलेट। मंत्री हरक सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। होम आइसोलेशन के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई थी। विशेषज्ञों डॉक्टरों की देखरेख में किया जा रहा है इलाज। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश आइसोलेट किए गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने निकल कर आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरक सिंह रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सांस लेने में परेशानी हुई थी। कैबिनेट मंत्री है हरक सिंह रावत, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, तमाम मंत्री एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले भी तमाम यूपी के मंत्रियों के नाम सामने आए थे और उसके बाद उत्तराखंड के मंत्रियों के नाम भी सामने आए थे। और अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बताया जा रहा है कि दून अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश के निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है। और तमाम जानकारी हमें जो मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दून अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि सांस लेने में उनको परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उनको भर्ती कराया गया है। फिलहाल विशेषज्ञों डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख में लगी हुई है, उनका इलाज जारी है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम मंत्री के साथ साथ विधायक और सांसद के भी नाम अब आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कोरोना अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है। इससे पहले भी यूपी के कई मंत्रियों के नाम सामने आए थे, उत्तराखंड के भी कई मंत्रियों के नाम सामने आए थे। और अब हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके साथ साथ उनको दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे देश में महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। देवभूमि उत्तराखंड में भी देश के दोनों सपूतों की जयंती मनाई गई। और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता रामनगर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने देश के दोनों सपूतों को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने महात्मा गांधी और शास्त्री के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलने का युवाओं से आह्वान किया। तो वहीं इस दौरान संदीप सहगल ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने बताया कि आज महात्मा गांधी की बदौलत हमारा देश आजाद हुआ है और लोग आजादी का जीवन जी रहे हैं। आज देखिए, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती जो है हम लोगों ने अहिंसा दिवस के रूप में मनाई है। और जैसा कि महात्मा गांधी जी का नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उनकी इसी सोच को आगे करते हुए व भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए एक भाईचारा को हिंदुस्तान का प्रतीक मानते हुए हम सभी लोगों ने, कांग्रेस परिवार ने मिलकर महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करी कि ईश्वर हमारे देश में खुशहाली हो, भाईचारा बने, उन्नति हो। इसी भावना के साथ हम सभी लोगों ने आज उनकी जयंती में आज देश भर में 2 अक्टूबर को गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के कोटद्वार में राज्य आंदोलनकारियों ने 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाया है। और आज के ही दिन 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जिसमें 6 आंदोलनकारियों की हत्या और 17 महिला आंदोलनकारियों के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था। 26 साल बीतने के बावजूद भी मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा नहीं दी जा सकी, जिससे राज्य आंदोलनकारियों से भारी आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले आंदोलनकारी महेंद्र रावत के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और साथ ही राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। ये काला दिवस है क्योंकि 2 अक्टूबर दिल्ली रैली के लिए जब 1 अक्टूबर उत्तराखंडी हमारे भाई बहन जो सबके सब दिल्ली जा रहे थे, मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से तत्कालीन प्रशासन द्वारा विभिन्न कांड किया गया, जिसमें कि 7 गैंगरेप हैं, 6 हत्याएं हैं, 17 छेड़ाखानी के मुकदमे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। हमें तो उत्तराखंड सरकार से लगातार 21 सालों से मांग करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड जो भी सरकार है कि कम से कम
हमारे जितने भी ये 13-12 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न CBI और न्यायालयों में चल रहे हैं, इनको तुरंत उत्तराखंड में ट्रांसफ़र किया जाए, पर अभी तक किसी सरकार ने यह कोशिश नहीं करी। और हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि एडवोकेट जनरल उत्तराखंड और अस्थायी महाधिवक्ता उत्तराखंड सरकार और जो भी हमारे चिन्हित राज्य आंदोलनकारी एडवोकेट हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए और इसमें इन केसों में पैरवी की जाए, जिससे कि दोषियों को सजा मिल सके। काशीपुर में बीएसपी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता करते हुए कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संगठन को घर घर जाकर मजबूत करने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ता भ्रष्टाचार और पलायन के मामले में सरकार फेल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी से जनता उब गई है। तीसरे विकल्प के रूप में बीएसपी को सत्ता में बिठाने के लिए जनता तैयार है। नरेश गौतम ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में बीएसपी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलित बेटी के साथ गैंगरेप करने वालों को फांसी की सजा दी जाए और उन्हें कड़े शब्दों में निंदा की। काशीपुर में अग्निकांड के पीड़ितों को सरकार तुरंत मुआवजा दे, अन्यथा बसपा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में को लड़ेगी। अपने संगठन को मजबूत करके भाईचारा बना के चुनाव लड़ाएंगे। बहुजन की तरफ से क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव? माननीय बहन जी की तरफ से जो दिशा निर्देश है, आपने देखी होगी माननीय बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तक और उससे पहले भी यहाँ पर भी बहन जी की जो सरकार थी, उसमें सर्व समाज को साथ लेके बहन जी चली है और जो गरीब बिल्कुल जीरो लेवल से नीचे तबके के लोग हैं, उनको उठाने की माननीय बहन जी ने हर बार कोशिश की है और अब की बार भी यही होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता आजिम जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख करूंगी। आजिम, 2022 के चुनाव की तैयारियां जो हैं अब वो तेजी पर हैं, क्योंकि काशीपुर में तमाम बीएसपी के समर्थक सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिना बीएसपी के तो सरकार ही नहीं बनेगी उत्तराखंड में। देखिए निकेतन, आपको जैसे 2022 चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे सभी पार्टियां इसमें सक्रिय हो गई और अपनी भूमिका निभा रही हैं और जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह उसी तरह काशीपुर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 2022 में बसपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देहरादून से होते हुए जसपुर काशीपुर पहुंचे थे और उन्होंने जनसभा रुद्रपुर में की और सभी लोगों को बसपा की उन्होंने काफी लोगों का जो है सदस्यता दिलाई गई है और उन्होंने आज के दौर में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, दलित बेटी के साथ गैंगरेप जो यूपी में हुआ, इसको लेकर के भी उन्होंने वहां पर फांसी की सजा जो है देने की कड़ी शब्द में निंदा की थी। और काशीपुर में इसके साथ साथ भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें सरकार से तुरंत सभी को मुआवजा दिलाने के लिए बात कही है और सभी पार्टियां। ठीक है आजिम, यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। दलितों पर अत्याचार 2022 के इलेक्शन से पहले क्यों याद आया? इससे पहले कहाँ थी मायावती, इससे पहले कहाँ थी बीएसपी की सरकार? देखिए मैं आपको बता दूं, बीएसपी की सरकार चाहे किसी की भी रही है, जब चुनाव नजदीक आए तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते रहे, चाहे तो सरकार सपा की हो, यूपी में हो या उत्तराखंड में, कहीं भी किसी की सरकार हो, एक दूसरे पर चुनाव के समय सभी को ये जो है बातें याद आती हैं और लगातार सभी पार्टियों को होते हुए जो है ये घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, मगर चुनाव में मुद्दे निकल कर सामने आते इसी को लेकर के जो है ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीम तमाम जानकारी के लिए। इसका मतलब महज ये चुनावी मुद्दा भर है, होना कुछ नहीं, होना वही है। फिर भी ढाक के तीन पात कि जब 2022 के चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियां तेजी पर थी तो बीएसपी को याद आ गया कि दलितों के लिए नाम पर क्या क्या हो रहा है और दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के इमलीखेड़ा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात पवन कुमारी नाम की एक महिला कर्मचारी जो सुपरवाइजर के पद पर तैनात है, उनका आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में तैनात 2 महिला कर्मचारियों ने उसका मानसिक उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, नारसन स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात विनोद देवी पर तो पति की बीमारी के लिए 2 लाख रुपए लेने और पैसे मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला कर्मचारी ने एसएसपी हरिद्वार और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया जा रहा है। महिला कर्मचारी ने 2 महिला कर्मचारियों पर आरोप लगाया है। रुड़की से एक खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि मानसिक उत्पीड़न करने के चलते कर्मचारी पर आरोप लगाया जा रहा है और कहना यह है पीड़िता का कि मानसिक उत्पीड़न किया गया। रुड़की से यह बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है और पति
कि बीमारी के चलते पहले पैसे लिए गए और उसके बाद पैसे वापस लेने की भी जो आरोप है वो लगते हुए सामने निकल कर आ रहे हैं। तो रुड़की से बड़ी खबर, मानसिक उत्पीड़न करने के कर्मचारी पर आरोप लगाया जा रहा है और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि मानसिक उत्पीड़न किया गया। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरचंदी गांव में एक सफेद रंग की कार में संदिग्ध रूप से घूम रहे 3 लोग, जिनमें एक ने दरोगा की वर्दी पहन रखी थी और अपने आप को उत्तराखंड पुलिस का बताकर लोगों से अवैध वसूली कर रहे थे। कोतवाली सिविल लाइन में खुलासा करते हुए एसपी क्राइम आयुष अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है, जो लोगों पर रौब चलाकर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। दरोगा की वर्दी पहनकर रंगदारी करने का आरोप लगाया जा रहा है। अवैध वसूली कर लोगों से करता था धन की उगाही और पुलिस ने आरोपी शख्स को जेल भेज दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस जुड़ गए हैं रुड़की से, उनका रुख करूंगी। प्रिंस, पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है, बड़ी कामयाबी मिली है रुड़की पुलिस को। जी बिल्कुल निकिता, आपको बता दूं कि रुड़की पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है, जिसका आज रुड़की कोतवाली में एसपी क्राइम आयुष अग्रवाल ने खुलासा करते हुए बताया है कि लोगों द्वारा सूचना मिल रही थी कि भगवानपुर क्षेत्र में एक फर्जी दरोगा है जो कि सफेद गाड़ी में घूम रहा है और रात के समय ये घर से निकलता है अपने 2 अन्य साथी के साथ और इस तरह के काम करता है। जो लोग सड़क पर घूम रहे होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं, उन्हें वर्दी का रूप दिखाकर उनसे अवैध वसूली का काम करता है। इसको लेकर काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। और भी आपराधिक घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है, अभी तक कुछ बताया गया है? कोई रिपोर्ट प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई बयान? जी बिल्कुल निकिता, आपको बता दूं कि अभी हालांकि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है फर्जी दरोगा के दोनों साथियों की यहाँ, और एसपी क्राइम ने खुलासा करते हुए बताया कि इसका आपराधिक इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है। अभी इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी इतना ही पता चल पाया है कि ये उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर दरोगा बनकर लोगों पर रौब गालिब करता था। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 22 सितंबर को देहरादून के ब्लेसिंग फॉर्म दुर्गा डेयरी के पास 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने एक सुनार को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। दरअसल दून पुलिस ने 4 बदमाशों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है और डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पुष्टि भी की है। डीआईजी अरुण जोशी ने बताया कि बदमाशों ने चोरी की बाइक इस्तेमाल करते हुए बड़े ही शातिर अंदाज में घटना को अंजाम दिया और बदमाशों ने पुलिस को गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की। बदमाशों ने बड़ी ही सफाई से घटना को अंजाम दिया और पुलिस के लिए कोई सबूत नहीं छोड़े। डीआईजी ने कहा कि घटना का मास्टरमाइंड कुछ ही दिन पहले जेल से छूटा है और बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। डीआईजी ने यह भी कहा कि घटना की जांच में जुटी पुलिस टीम की सराहना भी की है। पुलिस को अभी घटना के बाकी 2 बदमाशों की भी तलाश है। उत्तराखंड सरकार ने राफ्टिंग के साथ ही तमाम साहसिक पर्यटकों जैसे गतिविधियों को सशर्त मंजूरी दे दी है। लिहाजा अब एशिया का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला मोहन चट्टी का जंप इन हाइट भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अब ऐसे में बंजी जंपिंग के शौकीन अब राज्य में आकर इसका लुत्फ उठा सकेंगे। आपको हम ये भी बता दें कि यमकेश्वर स्थित मोहन चट्टी कोरोना के चलते करीब 7 महीने से बंद था। मसूरी में एसडीएम मनीष कुमार ने की बैठक। नगरपालिका मसूरी स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है। होटल टैक्सी एसोसिएशन के साथ भी की बैठक में व्यापारी मंडल के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। आपको बता दें कि कोरोना काल में भीड़भाड़ ना हो, इसको लेकर भी बैठक की गई है। पर्यटकों के कोरोना लक्षणों की जांच के दिए हैं निर्देश। नगरपालिका परिषद को दिए साफ सफाई रखने के निर्देश। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को किया जाए जागरूक, ये कहना है एसडीएम का।
यूपी के हाथरस में बेटी के साथ दरिंदगी से मसूरी में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान एसडीएम मसूरी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई और साथ ही दोषियों को तत्काल फांसी देने की मांग की गई। मसूरी वाल्मीकि उत्थान सभा, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने आक्रोश रैली निकाली, तो वहीं मसूरी के अंबेडकर चौक पर मोमबत्ती जलाकर बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। अगली खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में पिकअप ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चंद्रभागा पुलिस के पास भैरव मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई स्वजल परियोजना रुद्रप्रयाग के कर्मियों को बीते मार्च माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारी 24 सितंबर से कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। स्वजल कर्मियों का कहना है कि जब तक वेतन का भुगतान नहीं करती है तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस कोरोना कार्य में स्वजल कर्मियों ने एक के बाद एक गांव जाकर मास्क, सैनिटाइजर और जागरूकता के कार्य किए, स्वच्छ भारत मिशन, ठोस तरल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को करते रहे, उसी दौर में उन्हें करीब 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया और वेतन नहीं मिला, जिस कारण कर्मियों पर आर्थिक संकट गहरा रहा है। रुद्रप्रयाग में पोषण माह अभियान समापन के तहत जिलाधिकारी ने एक आंगनबाड़ी कार्यकृति का कार्य माह के समान है, जिसका उद्देश्य है कि गर्भावस्था में पल रहे शिशु का जन्म स्वस्थ हो। स्वस्थ शिशु के जन्म से ही देश का विकास होगा। एक कुशल मानव संसाधन का विकास स्वस्थ शिशु के जन्म से ही संभव है। पोषण माह अभियान के तहत कुपोषण को दूर करने और उत्कृष्ट कार्य करने वाली 2 सुपरवाइजर मीनाक्षी और देवेश्वरी और 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उनके द्वारा पोषण माह अभियान में दिए गए योगदान के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। गौरीकुंड केदारनाथ हाईवे पर 6 दशक पहले सुरंग जर्जर हो चुकी है, लिहाजा इसके ट्रीटमेंट का निर्णय लिया गया है। ट्रीटमेंट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जिला प्रशासन से 45 दिनों का समय मांगा है। आपको हम ये भी बता दें कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर रुद्रप्रयाग के संगम बाजार में वर्ष 1960 में बनी सुरंग लंबे समय से काफी जर्जर हो चुकी है। सुरंग के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस कारण से यहां पर हर समय दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। पिछले दिनों दोपहिया वाहन चालक ही यहीं पर पत्थर गिरने से मौत हो गई थी। स्थानीय लोग लगातार इससे ठीक करने की मांग करते आ रहे हैं। देर से ही सही, पर अब राष्ट्रीय राजमार्ग NH विभाग ने इसकी सुध ले ली है। केदार घाटी को जोड़ने वाली रुद्रप्रयाग स्थित सुरंग लंबे समय से जर्जर हालत में पहुंच चुकी थी, लिहाजा NH ने इसके ट्रीटमेंट का निर्णय लिया है। NH ने सुरंग के ट्रीटमेंट के लिए 45 दिनों का समय मांगा है और प्रथम वार्ता में यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में सुरंग के ट्रीटमेंट का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इस दौरान वाहनों का आवागमन रुद्रप्रयाग बाईपास से किया जाएगा। इंडिया न्यूज रुद्रप्रयाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।